हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स अड्डा। टीचर्स अड्डा पे आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज योर साइंस फैकल्टी अमित सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। समय 2 बज चुके हैं और हमारा समय हो चला है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके महत्व को जानने का। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आज के सेशन में ये हम देखने वाले हैं। और जितने भी बच्चे हैं, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आप सबसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन, तो कभी भी अगर आप टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग का महापैक जरूर ले लें। टीचिंग का महापैक जरूर ले लें, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग और पीएससी एग्जामिनेशंस, ये सब आपकी कवर हो जाए जब आप टीचिंग का महापैक लेंगे। इसके लिए अप्लाई करना है आपको कूपन Y223, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगी। और आज सेशन के एंड में मैं आपको वो बैच भी बताऊंगा जिस बैच में ये सारी कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो वो पूरी आपको करा दी जाएगी। तो उस बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सेशन में देने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितनी बैचेस, जैसे आज वो बैच आई 25 अक्टूबर को वो रिलीज होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, तो उस बैच के बारे में मैं बात करूंगा। तो वैसी बैचेस हर मंथ या हर 2-3 मंथ में आती रहेंगी। तो कितनी बार आप वो बैच खरीदोगे, तो ये तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है किसी भी पर्सन के लिए जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो या कोई फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, तो उसके लिए इतना ये नहीं होता फीजिबल कि हर महीने एक नया बैच खरीदे। तो इट्स बेटर, दैट्स व्हाई अड्डा हैज फॉर्म्ड अ महापैक वाला सब्सक्रिप्शन। ये बेसिकली एक 12 महीने की सब्सक्रिप्शन होती है, जिसमें 12 महीने तक जितनी बार भी नई बैचेस आएंगी ऑटोमेटिकली वो एनरोल हो जाएगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई 1 रुपए भी नहीं लेता। तो महापैक में क्या क्या चीजें आपको मिलता है? लाइव क्लासेस मिलती है आपको, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाती है कि कभी हो सका कि कहीं चले गए या कुछ वजह से नहीं देख पाए, तो बाद में आप उसे पढ़ पाए, देख पाए। उसके बाद ई बुक्स आपको मिलती है आपके कंटेंट को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा ई बुक्स के अलावा वी प्रोवाइड यू विथ टेस्ट पेपर्स एंड मॉक पेपर्स, सो दैट आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए कि हाँ, मेरे को कितना आया, मैंने कितना सीखा और आगे मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैच के बारे में इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सेशन दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल की क्लास को अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी। कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि जब कोशिका सिद्धांत पढ़ा रहा था, सेल थ्योरी पढ़ा रहा था, कि सेल थ्योरी को देने वाले, प्रतिपादित करने वाले 2 व्यक्ति थे। मथियस क्लाइडन 1838 में, 1839 में थियोडोर स्क्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो मथियस क्लाइडन ने पौधों के ऊपर शोध करा था, ऑब्जर्वेशन रखा था, तो कई सारी चीजें उनके सामने, उनके समक्ष क्लियर हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली अगर उनमें प्लांट्स की बात करूं, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यूज। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं इसकी थियोडोर स्क्वान की, तो थियोडोर स्क्वान ने अपने ऑब्जर्वेशंस एनिमल सेल्स पे रखा। तो एनिमल सेल्स पे जब उन्होंने अपनी सारी ये रखी, डिस्कशंस रखी और रिसर्चेस रखा, तो उन्होंने ये पाया कि जो जंतु कोशिका की बाहरी परत है, जंतु कोशिका की जो बाहरी परत है, इफ इट इज एन एनिमल सेल, तो उसकी जो बाहरी कवरिंग है, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी कवरिंग है एक एनिमल सेल का। ये बताने वाले भी कौन थे? ये बताने वाले भी सबसे पहले थियोडोर स्क्वान थे। तो थियोडोर स्क्वान ने ही बताया था, थियोडोर स्क्वान ने ही बताया था कि आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He said that outer covering of an animal cell is plasma membrane, जिसे हम बायोमेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे हम बायोमेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके ऊपर रिसर्च होती गई, शोध होती गई। शोध पे पता चलता है, शोध पे ये पता चलता है कि भाई जो बायोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कई सारी चीजों से मिलकर बना है। एक्सपेरिमेंटली it has been observed by many scientists. It has been
ऑब्जर्व्ड बाय मेनी साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिकों के द्वारा ये देखा गया, परखा गया और शोध किया गया। बाय मेनी साइंटिस्ट्स दैट की सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of कार्बोहाइड्रेट्स। कई सारे शोध के बाद यह पता लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा। क्लियर है? तो जब वैज्ञानिकों ने शोध किया, तो शोध करने के बाद यह सामने क्लियर होती है कि जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या फिर आमतौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे जानते हैं, वो किससे बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब से मिलकर बनी हुई है। क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है। ऐसा नहीं कि शोध सिर्फ एनिमल सेल के किसी एक सेल पे हुआ, फिर इरेस्पेक्टिव बाद में हर एक तरीके के सेल के ऊपर शोध किया गया। बाद में जब इनफैक्ट ह्यूमन आरबीसी को भी जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो उसमें 52% प्रोटीन्स और 40% आपको वसा मिलती है। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ह्यूमन आरबीसी, इन ह्यूमन आरबीसी, अगर मैं ह्यूमन आरबीसी की बात करूं, ऐसे लिखते हैं, इन ह्यूमन आरबीसी 52% and 40% is lipids, 52% is proteins, और बाकी जो परसेंट बचता है वो होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बीइंग के एराइथ्रोसाइट के बारे में, आरबीसी यानी एराइथ्रोसाइट के बारे में बात कर रहा हूं, रेड ब्लड सेल के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मानव की लाल रक्त कोशिका को देखें, तो उसके अंदर 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। ये कॉम्बिनेशन होती है किसकी? हमारी आरबीसी की। ठीक है। और बचा हुआ जो आपका समझ लो कितना हुआ, 52-40, और करीबन 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट भी रहती है, 2 to 3% आपकी कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं। अब जो लिपिड्स हैं वो किस रूप में रहते हैं? ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, ये इन सब के नाम पे रहते हैं। निहारिका शर्मा जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। भाई सारे लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, वो कोशिका झिल्ली, अगर हम नॉर्मल सेल की भी बात करें, तो नॉर्मल सेल में 52, ये तो ह्यूमन आरबीसी की हो गई ना, नॉर्मल किसी भी प्रोकारियोटिक सेल की भी अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करो, तो ठीक वैसा ही सेल मेम्ब्रेन हमें यूकारियोटिक सेल में भी दिखता है। तो प्रोकारियोटिक सेल की या यूकारियोटिक सेल की बात नहीं है यहाँ पे। बात यहाँ पे ये है कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है? क्या सभी के लिए यह मान्य होता है? तो जी हां, ये बिल्कुल सही, सभी के लिए मान्य होता है। इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बात तो ये क्लियर। प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड जो है वो सब क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एटसेट्रा, ये सब है।
प्रोटीन्स में आपके ग्लाइसिन, एलानाइन, है ना, आर्जिनाइन, ये सब है। इन सब से मिलके बना होता है लाइसिन, कोलेस्टेरॉल। ये सारी चीजों से मिलके हमारी बनी होती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पल्लवी जैन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सेशन को लाइक और शेयर करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। डन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। डन कर लिया? ये सारी चीजें नोट कर ली ना इसके पहले जितनी बातें बताई गई हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सापेक्ष जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। मॉडल्स proposed for प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो मॉडल्स प्रोपोज किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो देखो, 3 मॉडल्स दिए गए। सबसे पहला ट्राई लैमेलर मॉडल। It was given by Davison and Danieli. Davison and Danieli। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने क्या नाम है, स्पेलिंग वगैरह में कहीं भी कोई एरर मत रखना। ट्राई लैमेलर, लैमेला का मतलब होता है परत। तो इस मॉडल में क्या है क्या नहीं है मैं बताऊंगा। इसमें होता क्या है कि 2 लिपिड के लेयर्स होते हैं जो कि सिंगल प्रोटीन लेयर्स के बीच में दबे होते हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। डैनियली में 2 L है, डैनियली। और ये मॉडल जो आया था 1935 में आया था, 1935 में। तो 1935 में सबसे पहला मॉडल आया ट्राइलैमेलर मॉडल। और ये कैसा मॉडल था जिसमें क्या थे, 2 लेयर आपके लिपिड्स के थे और एक सिंगल लेयर प्रोटीन से वो घिरे पड़े थे। जल्दी से नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। नोट किया? मैं तीनों मॉडल के नाम यहां लिख ही देता हूं, फिर आराम से आप नोट करते रहना। दूसरा जो मॉडल है उसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय रॉबर्टसन, ROBERTSON। और रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1959 में दिया था, 1959 में। और जो आखिरी मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पेश किया गया वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एंड इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो तीसरा जो लेयर था वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, NICOHLSON, सिंगर एंड निकोलसन। और ये मॉडल दिया गया था 1972 में, 1972 में। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड प्रपोज जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ध्यान रखिएगा, जल्दी से नोट करें इसे फास्ट।
नोट कर लिया, आगे बढ़े। एंड गाइज हु आर वॉचिंग मी ऑन राजस्थान अड्डा, राजस्थान अड्डा, आप सबका भी स्वागत है। एंड जो भी आपको डाउट्स हो आप जरूर पूछा करें, है ना। और इफ बिकॉज अभी मेरे सामने तो ये टीचर्स वाली कमेंट बॉक्स आ रही है, तो यू कैन क्रॉस वाइज कहीं से भी शिफ्ट करके आप अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। कोई भी सवाल हो, क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही कमेंट पढ़ पाऊंगा, तो अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आपके कमेंट बॉक्स के सारे सवालों को हम नेक्स्ट डे स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे कि ये सारे सवाल पूछे गए हैं बच्चों से, और उसकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में पहले हो जाएगी। क्लियर टू एवरीबॉडी? जितने भी बच्चे मुझे राजस्थान पे देख रहे हैं, राजस्थान अड्डा पे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान अड्डा पे देखने वाले जितने भी बच्चे हैं, आपको अगर कोई भी दिक्कत कहीं भी आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डालना। उन सवालों को मैं सामने रख के स्क्रीन पर अगले दिन उसके आंसर्स दूंगा, ताकि आप लोगों को भी सहूलियत हो सके। इट ऑल्सो गोज सेम फॉर टीचर्स अड्डा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 मॉडल प्रपोज किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग समय पे। अब जो सबसे पहला मॉडल था जो हमारे सामने आया वो क्या था? ट्राइलैमेलार मॉडल। तो ट्राइलैमेलार मॉडल में क्या क्या बातें हैं, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है ट्राइलैमेलार मॉडल। तो ट्राइलैमेलार मॉडल was proposed by Davison and Danieli. It was proposed by Davison and Danieli, Davison and Danieli in 1900 कितना अभी बताया था, जल्दी बताइए, भूल गए? 35 बताया था, 1935। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 59 और फ्लूइड मोजाइक मॉडल 72। तो 1935 में डेविसन डेनियली ने ट्राइलैमेलर मॉडल बताया। उस मॉडल में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, और बायो मेम्ब्रेन is made up of bilayer of phospholipids। किससे बना हुआ है? बाइलेयर, मतलब डुअल लेयर है फॉस्फोलिपिड्स का। और बायोमेम्ब्रेन्स इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ phospholipids which is surrounded by मतलब घिरा हुआ है, किसके द्वारा? by a single layer of proteins, by a single layer of proteins। तो फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर एक सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन से घिरा हुआ है। अच्छा कंप्यूटर जी ये बताइए कि दोनों कमेंट्स मुझे नहीं दिख सकते, राजस्थान वाले भी, तो एक बार वो कर दो, क्योंकि राजस्थान वाले बच्चे हमें नहीं दिख पा रहे हैं। तो कंप्यूटर जी इज हेल्पिंग मी विथ राजस्थान स्टूडेंट्स, ताकि मैं उनके भी कमेंट्स को देख पाऊं। ठीक है, तो ये देखिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स व्हिच इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन्स, जो कि एक सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन से घिरा हुआ है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बना के दिखाऊं तो ये कैसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके बारे में मुझे लिखना भी होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं लिखूं और पहले बना लेता हूं, फिर मैं लिख के समझा भी दूंगा। आ रही है सर अब? अच्छा हाँ, इस पे आ गई ना, ठीक है।
विशाल प्रजापति, क्वालिटी स्टडी, वॉइस प्रॉब्लम। भाई राजस्थान अड्डा पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे, उसमें उनको आवाज तो आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी हर जगह सही आ रहा है भाई, आपको आवाज कैसे नहीं आ रही? आवाज आ रही है। देखिए ये जो मैं दो लेयर बनाया हूं, ये दो लेयर किसका है? फॉस्फोलिपिड्स का है ये, और सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन से ये घिरे होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन से घिरे होते हैं, तो ये समझ लो आपकी प्रोटीन की सिंगल लेयर है। तो दिस लेयर इज प्रोटीन लेयर, दिस इज लिपिड लेयर, दिस इज लिपिड लेयर, और फिर दिस इज प्रोटीन लेयर। इसीलिए इसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सैंडविच मॉडल भी इसे कहा जाता है। तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज बाउंडेड बाई सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन्स, इसीलिए हम इसे पीएलएलपी मॉडल भी कहते हैं। पीएलएलपी मॉडल भी कहते हैं, पीएलएलपी मॉडल भी कहते हैं। उसको आप वैसे ही कर दो। वॉइस क्लियर है ना बबीता ठाकुर? चलिए वॉइस क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप रिवर्ट कर दो उस पर जैसे था, ठीक है? नोट करें गाइस, वो नहीं था क्या लोगो? इसके अलावा बच्चों एक बात और बताना था, ध्यान देखिए। ये जो प्रोटीन लेयर है ना, ये जो प्रोटीन लेयर है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ईच लेयर ऑफ प्रोटीन, ईच लेयर ऑफ प्रोटीन इज 20 एंगस्ट्रॉम थिक, 20 एंगस्ट्रॉम थिक। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। उसको रिवर्ट कर दीजिए जैसे था, 10 टू द पावर -10 मीटर। और जो पीएलएलपी मॉडल है उसमें प्रोटीन का जो थिकनेस है वो कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का है। और हर एक लिपिड का जो लेयर है, ईच लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ईच लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड वो कितने का है? तो वो है 35 एंगस्ट्रॉम का, 35 एंगस्ट्रॉम का। तो 35 एंगस्ट्रॉम मतलब 35 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है ना? तो अगर हम ओवरऑल अगर हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोटापे की बात करें तो कितना हो गया? 20 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 20, तो 20-20 40 और ये 70 40 110, तो 110 से 120 एंगस्ट्रॉम की क्या हो जाएगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा, जल्दी से नोट करें। और ये मॉडल आपने बना लिया है ना, ये पीएलएलपी लेयर आपको समझ में आया? तो ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है। अब इस फॉस्फोलिपिड के लेयर में आपको देखो एक हेड रीजन दिख रहा है और एक टेल रीजन दिख रहा है। एक आपको हेड रीजन दिख रहा है और एक आपको टेल रीजन दिख रहा है। तो ये जो है ना, ये हेड रीजन जो है, अरे यार, ये जो हेड रीजन है ये हाइड्रोफिलिक हेड होती है। ये क्या होती है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है।
तो फिलिक जहां लगी है मतलब प्यार करने वाला, लविंग, और जहां फोबिक लगा है मतलब वो होता है डरने वाला, भय करने वाला। तो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है एंड हाइड्रोफिलिक हेड होती है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, ईच लेयर ऑफ phospholipid, each layer of phospholipid has a हाइड्रोफिलिक हेड। तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग वो रीजन है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल and a hydrophobic tail, and a hydrophobic tail. Clear? ध्यान रहेगा? Yes. अब इसकी खासियत होगी कि नहीं होगी? अगर ये लविंग है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो इसका हेड है फॉस्फोलिपिड का वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब लविंग है, तो जो लविंग होगा वही तो आलिंगन करेगा ना। इसीलिए यहां बीच में आपको गैप दिखती है, लेकिन प्रोटीन का लिपिड के साथ आपको क्या दिखेगा? एक बॉन्ड दिखेगा, आपस में ऐसे मेल दिखेगा। तो हाइड्रोफोबिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइंड्स टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है? क्लियर आ रहा है? तो आप इसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ phospholipid binds to the protein molecules। जो कि आपको यहां इस मॉडल में दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर? नोट करिए फास्ट। डन कर लिया? अब यहां पे आपसे अगर पूछे कि सर अगर ये अटैचमेंट दिखा रही है, ये सारी अगर अटैचमेंट दिखा रही है, तो आपने कहा ये सारी अटैचमेंट कैसे दिखाई है? तो ये अटैचमेंट दिखाई है हाइड्रोफिलिक हेड की वजह से। तो हाइड्रोफिलिक हेड जब इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है तो किसी बल की जरूरत पड़ी होगी। तो वो बल कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, दीज आर आयनिक फोर्सेस, दीज आर आयनिक फोर्सेस। और जो ये हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं ना, वो आपस में जुड़े होते हैं वाया वैंडर वॉल फोर्स, VANDERWAAL, वैंडर वॉल फोर्स, वैंडर वॉल फोर्स। मैं इनको शब्दों में लिख देता हूं, टेंशन ना लीजिए कि हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइंड्स टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाय आयनिक फोर्सेस, बाय आयनिक फोर्सेस। ये एक पॉइंट हो गया। एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल वो आपस में जुड़े रहते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, वो आपस में जुड़े होते हैं, आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय वैंडर वॉल फोर्सेस, बाय वैंडर वॉल फोर्सेस। तो वैंडर वॉल के बल की वजह से जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो आपस में जुड़ी होती है। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से शेयर करेंगे सेशन को, लाइक करिए, शेयर करिए भाई।
ये जो पहला जो मॉडल था, जो पहला मॉडल था आपके सामने, ये मॉडल क्लियर है ना? दिस मॉडल इज क्लियर, ट्राइलैमेलर मॉडल इज क्लियर. इट इज ऑल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल. इस बात को लिख लेना कहीं. इट इज ऑल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल. इसमें तो जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं. इट इज ऑल्सो known as sandwich model. Sandwich model. Clear to everybody? चलिए आगे देखिए. दूसरा जो मॉडल था जो प्रपोज किया गया था, that was unit membrane model. Unit membrane model. और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो प्रपोज किया गया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो प्रपोज किया गया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन. इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959. 1959 में उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया. और जब उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया तो उन्होंने जो बात बताई इस मॉडल में, वो खासियत समझ में ना आई किसी को. उर्विंदर कौर सर, ये किसकी क्लास है बेटा? ये क्लास आपकी टीजीटी लेवल की सारी एग्जामिनेशंस के लिए है, पीजीटी के लिए आपकी सारी एग्जामिनेशंस के लिए है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आरपीएससी जो एग्जामिनेशन है उसके लिए है, आपकी यूटेट जो एग्जामिनेशन निकली है उसके लिए है. मतलब इट इज बेसिकली फॉर ऑल टीचिंग एग्जामिनेशंस दैट यू आर गिविंग. सर आपका बैच नहीं मिल पा रहा महापैक में. बेटा महापैक में बैच ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. 35 कह रहा हूं, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है. अभी 35 मुझे याद दिमाग में चल रहा था वो ट्राइलैमेलर मॉडल का. 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लीजिए. आज इस सेशन के एंड में उसके बारे में मैं बताऊंगा. पहले अभी ये चीजें देख लेते हैं ना. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के सापेक्ष में दिया था. इसके पहले डाविसन और डैनियली ने ये ट्राइलैमेलर मॉडल दिया था, जिसके बारे में मैंने बता रखा है कि उनके हिसाब से मॉडल क्या था और कैसा था. ठीक है, आगे देखिए. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने 1959 में दिया, उनका कहना यह था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनका यह कहना था कि जो आकृति है या जो इंटरनल स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, किसी एक कोशिका की, ऑफ अ सेल एंड सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, और कोशिकीय कोशिकात्वों की, सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज आर सिमिलर. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को इसलिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है क्योंकि रॉबर्टसन का यह कहना था कि एक कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी आकृति या फिर आप कोशिकीय तत्वों की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, इन सब की बात करें, उनका भी जो झिल्ली है, उन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है. इसीलिए उन्होंने इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा. बट सिर्फ यही मॉडल नहीं, बल्कि ऊपर वाली मॉडल भी, मतलब ट्राइलैमेलर मॉडल भी, बोथ वेर रिजेक्टेड. कब? जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल आई, जिसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया. तो सिंगर और निकोल, धर्मेंद्र सिंह सर, यूपी टेट का एग्जाम ऑनलाइन होगा या नहीं होगा सर, ये बता दीजिए बेटा. ऑनलाइन होने की संभावना ज्यादा है. ठीक है, तो अगर पहले डिस्कशन में ध्यान दीजिए यार, मैं कहां था, कहां चला गया. हाँ, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि सेल के बाहरी झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके भी बाहरी झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है, रॉबर्टसन ने एक बताया जो कि नहीं है. यह मॉडल तो रिजेक्ट हुआ ही. इसकी वजह क्या थी वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी. दूसरा जो ट्राइलैमेलर मॉडल था, जो कि हमने देखा अभी, डाविसन एंड डैनियली ने दिया था, जिसमें पीएलएलपी मॉडल के बारे में उन्होंने बताया था कि एक बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, एंड इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन्स. वो भी रिजेक्ट कर दिया गया. इसकी रीजन ये थी कि कोशिकीय झिल्ली की पारगम्यता के बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करा. ट्राइलैमेलर मॉडल में भी बस इतना ही बताया गया कि फॉस्फोलिपिड जो होती हैं उसकी एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन से घिरी होती है,
प्रोटीन का जो साइज होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है और लिपिड का जो साइज होता है वो 35 एंगस्ट्रॉम का होता है, बस इतना ही बताया गया था। इसलिए दोनों ही मॉडल को रिजेक्ट किया गया बिकॉज दे वर नॉट बीइंग प्रोपोजिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बस उसके स्ट्रक्चर के बारे में कहीं जानने को मिला है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू सफिस दिस मॉडल्स। तो ये बात रेड में लिख लेना कि भाई बोथ ट्राइलैमेलर मॉडल, बोथ ट्राइलैमेलर मॉडल और सैंडविच और नहीं, बोथ ट्राइलैमेलर मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वर रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट किया गया बिकॉज दे वेर not being able to provide information on किसके ऊपर, permeability of plasma membranes, on permeability, पारगम्यता, permeability of membranes, उस झिल्ली की पारगम्यता के ऊपर कोई बात ही नहीं करी गई। इसीलिए ऊपर के दोनों मॉडल, ट्राइलैमेलर मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इन दोनों को रिजेक्ट किया गया। जल्दी से नोट करें फास्ट। डन हो गया, आगे बढ़े। आगे चले, लाइक एंड शेयर द सेशन गाइज, डू लाइक एंड शेयर द सेशन। आगे चलते हैं, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया। जो तीसरा मॉडल था, आज का टॉपिक ही था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम सारी जानकारियां ले रहे हैं ताकि आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी समय है हमारे पास, टेंशन ना लीजिए। तीसरा जो मॉडल है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। Fluid mosaic model was given by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. तो सिंगर एंड निकोलसन ने जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया, दिस वाज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टिल डेट। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या कहता है, ये तो अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा इसे सराहा गया या माना जाता है, लेकिन ये मॉडल कहता क्या है। मॉडल ये कहता है कि जैसे चीनी के शिरे में गुलाब जामुन डूबा होता है, जैसे चीनी के शिरे में गुलाब जामुन डूबा होता है, ठीक उसी तरीके से फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार इट इज अ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उनके हिसाब से उनका बयान ये था कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज नथिंग बट प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ phospholipids, in a sea of phospholipids.
phospholipids in a sea of phospholipids. Protein icebergs in a sea of phospholipids. और गुलाब जामुन, ये इंडियन इंटरप्रिटेशन है, गुलाब जामुन इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो ठीक जैसे चीनी के शिरे में, शर्करा के शिरे में गुलाब जामुन डूबा होता है, ठीक उसी, शीतल पाटिल सर बायोलॉजी की क्लास है क्या बेटा? हाँ, ये बायोलॉजी की ही क्लास है, साइटोलॉजी पढ़ा रहा हूं। साइटोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कशन चल रही है, आज की टॉपिक ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और गुलाब जामुन इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इस मॉडल के बारे में ये बताया गया था। ठीक है, और ये पारगम्यता के बारे में भी बात करती है, परमिएबिलिटी के बारे में भी बात करती है। जल्दी से इसे नोट करें। और ये साल तो याद है ना, 1972 में ये दिया गया मॉडल था। नोट इट डाउन। डन। चलिए आगे देखिए, ये तो तीनों मॉडल थे। ये तीनों मॉडल के बारे में एक बार जल्दी से रिव्यू ले लें। ये तीन मॉडल थे जो दिए गए थे, तीन मॉडल, ट्राइलैमेलर, यूनिट मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक। ट्राइलैमेलर मॉडल ये कहता था कि बाई लेयर ऑफ लिपिड्स इज सराउंडेड बाय प्रोटीन, और ये जो बाई लेयर ऑफ लिपिड्स होती थी वो फॉस्फोलिपिड का एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता था। उसके बारे में भी सारी बातें मैंने बता दी हैं। इसकी साइज 20 एंगस्ट्रॉम बताई गई है और लिपिड्स की बताई गई है 35 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता था कि सेल का जो बाहरी झिल्ली है और सेल ऑर्गेनेलीज का जो बाहरी झिल्ली है वो एक जैसा है, इसलिए आगे के दोनों जो मॉडल्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए बाद में जब अध्ययन बढ़ा, क्योंकि ये झिल्ली की पारगम्यता के बारे में कोई बात कर ही नहीं रहे थे। और तीसरी मॉडल जो है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। उनके हिसाब से प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मतलब प्रोटीन के बड़े बड़े बर्फ के गोले जो कि एक फॉस्फोलिपिड के समुद्र में डूबे हुए हैं। अब सवाल यह है कि अब आप कहोगे कि सर आगे के दो मॉडल तो इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि वो परमिएबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो ये कौन सी परमिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है? बेटा परमिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, पहले सुनिए। सिंगर और निकोलसन ने बाद में फॉस्फोलिपिड के और इन प्रोटीन्स के बारे में भी पूरी चर्चा करी। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? तो फॉस्फोलिपिड्स इट इज नहीं, it gives fluidity to the structure। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात करें, जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो वो फॉस्फोलिपिड्स होते क्या हैं? फॉस्फोलिपिड्स फ्लूइडिटी, एक द्रव्यता प्रदान करते हैं जिसके वजह से सेल ग्रोथ, सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, सेल फ्यूजन, ये सारी चीजों में मददगार होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाइलेयर होने के वजह से, बाइलेयर कह रहा हूं, सोल्यूशन के होने की वजह से, पहले आपको दिखाई दिया जाए, मान लो ये सी ऑफ फॉस्फोलिपिड है, ये मैंने एक सी बना लिया फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। और इसमें मैंने क्या करना है, यहां प्रोटीन आइसबर्ग डाल लिया, यहां प्रोटीन का 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 आइसबर्ग डाल लिया।
ये यहां भी हो सकता था, 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 यहां भी हो सकता था। तो कुछ इस तरीके से क्या है, प्रोटीन आइसबर्ग्स जो है, या फिर आप गुलाब जामुन मान सकते हो, जो कि एक चीनी के शिरा में क्या है, डूबा हुआ है। ठीक है, अब इसकी पारगम्यता कैसे साबित होती है, इसकी पारगम्यता कैसे साबित होती है, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, मैं इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उसको ध्यान से नोट करिएगा। दे आर made of unsaturated fatty acids। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से क्या होता है, फ्लूइडिटी दे पाता है। अब जैसे ही फ्लूइडिटी मिलेगी तो इट विल हेल्प इन दिस फ्लूइडिटी, या ड्यू टू दिस फ्लूइडिटी इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, सेल elongation, सेल सिक्रीशन, सेल कुछ सिक्रीट कर रही है तो, एंडोसाइटोसिस, ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एटसेट्रा, इनको क्रियान्वित करा पाती है। आखिरकार फ्लूइड मोजाइक मॉडल इतना चलन में क्यों आ गया, इसलिए चलन में आ गया बिकॉज फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जिस प्रोटीन के आइसबर्ग्स को फॉस्फोलिपिड के समुद्र में छोड़े जाने की बात हो रही थी, वो फॉस्फोलिपिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है, जिसके वजह से एक फ्लूइडिटी लैटरली मिलती है, दोनों तरफ, बाईं तरफ भी दाहिने तरफ भी। तो बाहर से कोई अंदर आ भी जा सकता है और अंदर से कोई बाहर जा भी सकता है। इस वजह से सेल ग्रोथ, सेल इलोंगेशन, सेल सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, इवन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में भी ये मददगार साबित होता है। मददगार क्या, यही इसका फंक्शन बन जाता है। यहां इसकी परमियाबल नेचर के बारे में बात होती है। बिल्कुल इसी को हम क्वासी फ्लूइड नेचर भी कहते हैं, इसी नेचर को हम क्वासी फ्लूइड नेचर भी कहते हैं। कुटुन भट्ट, यू आर बिल्कुल सही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्वासी फ्लूइड नेचर, इट इज कॉल्ड क्वासी फ्लूइड नेचर। जिसके वजह से ये फ्लूइडिटी प्राप्त होती है। नोट करिए जल्दी से, फास्ट। इनफैक्ट याद रखना, ये जो लेयर आपने देखा है ना, इसमें कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है, और कोलेस्टेरॉल के होने की वजह से थोड़ी रिजिडिटी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिलती है। इसमें जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट, कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट which provides rigidity to the plasma membrane, तो प्लाज्मा झिल्ली को थोड़ी सख्तपन जो मिलती है वो कोलेस्टेरॉल के प्रेजेंस के वजह से मिलती है। बैच स्टार्ट कर दिया क्या एप्लीकेशन पर? खान सर, बेटा अभी नहीं स्टार्ट किया, स्टार्ट जल्दी करूंगा। 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आज की क्लास थी, आज के मॉडल्स में सब कुछ मैंने बताया। बताइए कैसा लगा आज का क्लास, हाउ वाज द क्लास? इसके बाद मैं अब आपको बताता हूं इसके बारे में, बैच के बारे में, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अदरवाइज मुझे इसके बारे में कल याद दिलाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स की डिस्कशन बाकी है। फॉस्फोलिपिड्स की तो डिस्कशन मैंने कर ली, प्रोटीन्स की डिस्कशन बाकी है। कल मैं प्रोटीन्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या हैं, उनके रोल क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे टुमारो।
ये हम डिस्कस करेंगे टुमारो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाउ वाज द क्लास गाइज? हाउ वाज द क्लास? हाउ वाज द क्लास? कैसा लगा क्लास? और एज ऑलवेज ग्रेट। नेक्स्ट क्लास कब है सर? नेक्स्ट क्लास बेटा हमारी अब तो नीट और जेई पे है 5 बजे। बाकी अगर आप साइंस को और अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नीट अड्डा जेई और नीट पे भी। और रात 10 बजे नॉर्मल जनरल साइंस के एमसीक्यूज के लिए आप अड्डा एसएससी अड्डा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में 4-5 क्लासेस मैं लेता हूँ आईटी पे। एनीवेज, लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बैच। आई होप यू ऑल हैव लव्ड दिस। अब एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैचेस के बारे में अपने। अड्डा के ऑफिशियल साइट पे आपको जाना है और जाते ही आपको सिलेक्ट क्या करना है, आपको टाइप करना है आरपीएससी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की साइंस स्पेशल बैच देखो आपको यहां मिल जाएगी। जैसे ही आप आरपीएससी स्टार्ट करोगे ना तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की साइंस स्पेशल बैच 4 से 6 के बीच 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। आप देख रहे हैं 4 से 6 के बीच। गुरुजी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप ही पढ़ाओगे? बिल्कुल बेटा जी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स साइंस स्पेशल बैच ये आपको मिल रही है। 100 घंटे की लाइव बैच है, 100 घंटे की लाइव बैच है। आप देख सकते हो 100 घंटे की ये लाइव बैच है। सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है, आप एकदम इन चीजों को आराम से देख के पढ़ लेना। इसकी क्लासेस फिर हम रोजाना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट कवर्ड विल बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बाइलिंगुअल होगा। इसके लिए आप कुछ वीडियोस भी रखे गए हैं, आप जाके आराम से देख सकते हो ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। अब सवाल है कि सर वैलिडिटी 6 महीने की होगी। सवाल ये है कि सर ज्यादा महंगा है बेटा। अभी यहाँ पे डिस्काउंट 0 है, लेकिन आप यहाँ पे डिस्काउंट तो लगाइए। इसके लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना है क्या, Y223। उत्सव लगाने से 75% की डिस्काउंट मिल जाएगी, लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड Y223 लगाते हो, ये मैजिकल कोड है, ध्यान रखिए। कूपन कोड Y223 लगाते हो तो 5,389 रुपए कम हो जाते हैं। ये बैच सिर्फ आपको मिलता है 1,609 रुपए में। तो 1,609 रुपए में आपको ये बैच मिल जाती है। तो दोस्त पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर आरपीएससी डू ज्वाइन दिस बैच, और एल्स द बेस्ट थिंग टू गो फॉर इज, मेरे हिसाब से जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, गो फॉर टीचिंग का महापैक। टीचिंग एग्जामिनेशन का महापैक 6 महीने की वैलिडिटी के साथ भी आती है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। 1500 का आप बैच लोगे। आप देखो, अब टीचिंग का महापैक 12 महीने का, अगर मैं कूपन कोड Y223 लगा देता हूं तो पूरे 12 महीने तक 3,000 रुपए में मैं अपनी हर एक बैच में एंट्री ले सकता हूं और तैयारी कर सकता हूं। अगर आप 6 मंथ्स का लोगे, लगभग इसका आधा प्राइस हो जाएगा। मतलब जितना आप एक बैच के लिए दे रहे हैं उतने में आपको महापैक मिल जाएगा। तो महापैक में आपको वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव वीडियोस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना। तो ऑलवेज गो फॉर महापैक। दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज क्लास। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 2 बजे और हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू रखेंगे प्रोटीन्स के साथ और आगे सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोबॉडीज, इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और समाज का भी। जय हिंद, जय भारत। इसी बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगी। बिल्कुल बेटा।